हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 क्लास 7th एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 7.1 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पे बेस्ड है। तो पहले हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता समझने से पहले हम ये शब्द सर्वांगसम शब्द का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। देखिए, इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है। सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व का मतलब होता है सारे, अंग मतलब पार्ट्स, सम मतलब बराबर। अगर दो वस्तुओं के सारे अंग बराबर हैं, सारे पार्ट बराबर हैं, तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। और सर्वांगसम का चिन्ह ऐसा होता है, 2 लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 5 के सिक्के लिए हैं। एक 5 का सिक्का है और ये दूसरा 5 का सिक्का है। तो ये दोनों 5 के सिक्के सर्वांगसम हैं क्योंकि इसके सारे अंग बराबर हैं। सारे अंग बराबर चेक करने का एक तरीका और है। एक को उठा के दूसरे पर रख दीजिए, पहले वाला ढक जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, मैंने 5 का सिक्का था, उठा के उसको ऊपर रख दिया तो क्या हुआ, बिल्कुल ओवरलैप हो गया। तो ये दोनों 5 के सिक्के क्या हैं, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का सीधा मतलब सारे अंग बराबर। सारे अंग बराबर होंगे तो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होंगी। अब इसमें है रेखाखंडों में सर्वांग क्षमता। 2 रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे? जैसे मैं यहाँ पे एक रेखाखंड ले रहा हूं ए बी, और एक दूसरा रेखाखंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे सी डी। ठीक है। तो 2 रेखाखंड सर्वांगसम, तो इसके कौन से अंग हैं? ये लंबाई है दोनों में। तो 2 रेखाखंड सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई 5 मीटर है तो इसकी भी लंबाई 5 मीटर होगी, तभी दोनों सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ 5 मीटर है, 5 मीटर है, अब ये दोनों सर्वांगसम होंगे। तो लिखेंगे कैसे? ए बी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का साइन है, चिन्ह है, सी डी। रेखाखंड ए बी जो है रेखाखंड सी डी के सर्वांगसम है क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। अब कोण सर्वांगसम कैसे होते हैं? मैं यहाँ पे पहले 2 कोण बना देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक कोण बनाया ये, ठीक है, ओ ए बी, और एक दूसरा कोण बना रहा हूँ यहाँ पे मैं पी क्यू आर। तो देखिए, 2 कोण सर्वांगसम तभी कहलाएंगे जब दोनों कोणों की माप बराबर होगी। अगर मैं मान लेता हूँ ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण 30 डिग्री होगा, तभी एंगल ए और एंगल क्यू सर्वांगसम होगा। तो कोण सर्वांगसम होने का मतलब क्या है? इन दोनों की मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए। मतलब जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही, जो एंगल ए है वही एंगल क्यू होना चाहिए। मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, इसको कहते हैं मेजरमेंट, बराबर होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू के। ठीक है। तो ये थी रेखाखंड और कोणों की। अब हम लोग आते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पे। मैंने 2 त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सारे अंग बराबर। मतलब कि अगर पी क्यू आर को उठा करके ए बी सी पर रखेंगे तो ए बी सी पूरी तरह से ढक जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के जितने संगत भाग हैं वो इस त्रिभुज के संगत भाग के बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। तो इस त्रिभुज के भुजा इस त्रिभुज के भुजा के संगत भुजा के बराबर होंगे। अब वो संगत भुजा, संगत कोण, संगत शीर्ष कैसे निकालते हैं वो देखिए। वो सब निर्भर करता है इस नाम पे, आपने यहाँ पे क्या नाम ले रखा है। ठीक। तो इस नाम के लिए देखते हैं संगत भुजा क्या होगा। ए बी, ए बी के संगत कौन सी भुजा होगी? संगत का ये चिन्ह होता है। ठीक है। ए बी के संगत, देखिए यहाँ पे ए और बी का क्या पोजीशन है? ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है। तो दूसरे तरफ भी जो पहले या दूसरे स्थान पे होगा वही उसके संगत होगा। तो पी पहले स्थान पे है, क्यू दूसरे स्थान पे है, तो ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के संगत होगा। ए सी के संगत भुजा कौन सी होगी इस त्रिभुज में? देखिए, ए पहले स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, तो इस तरफ भी जो पहले और तीसरे स्थान पे होगा वही संगत होगा। तो पहले स्थान पे पी है, तीसरे पे आर है, ए सी पी आर के संगत होगा। बी सी,
बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इस तरफ दूसरे स्थान पे क्यू है और तीसरे स्थान पे आर है, तो बी सी संगत होगा क्यू आर भुजा के। तो ये भुजा संगत हो गए। अब आते हैं संगत कोण पे। एंगल ए लेते हैं। एंगल ए किस कोण के संगत होगा इस त्रिभुज में? तो देखिए ए कहाँ है? पहले स्थान पे, और इधर पहले स्थान पे क्या है? पी। तो एंगल ए की संगत एंगल पी होगा। एंगल बी, एंगल बी के संगत कौन सा होगा? एंगल बी दूसरे स्थान पे है, इस तरफ दूसरे स्थान पे क्यू है, तो एंगल बी एंगल क्यू के संगत होगा। एंगल सी, एंगल सी तीसरे स्थान पे है, इस तरफ, तीसरे स्थान पे इस तरफ आर है, तो एंगल सी एंगल आर के संगत हो गया। संगत भुजा निकाल लिया, संगत कोण निकाल लिया। अब संगत शीर्ष निकालते हैं। इसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ठीक है, तो शीर्ष ए किसके संगत होगा? अभी तो देखा ए पहले स्थान पे था, बी पहले, पी पहले स्थान पे इधर है, तो शीर्ष ए शीर्ष पी के संगत होगा। शीर्ष बी, बी दूसरे स्थान पे क्यू, तो बी शीर्ष क्यू के संगत होगा। शीर्ष सी, सी तीसरे स्थान पे, तो आर तीसरे स्थान पे, तो सी शीर्ष आर के संगत होगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इस तरह से आप संगत भुजा, संगत कोण और संगत शीर्ष निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे पूछे गए हैं। लेकिन अगर मैं इसका नाम बदल दूं तो ये सारा बदल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिखूं, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू आर पी के, तब संगत भुजा बदल जाएगी, संगत कोण भुजा बदल जाएंगे और संगत शीर्ष भी बदल जाएंगे। तो सब कुछ इस नाम पर निर्भर करता है कि आपने सर्वांगसम क्या करा है। जो सर्वांगसम करा है उसके आधार पर आप संगत भुजा, संगत कोण, संगत शीर्ष इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करने के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न कथनों को पूरा कीजिए। ए, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि, कह रहे कि दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होगा? जब दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो लिखिए इसका आंसर होगा दोनों की लंबाई समान हो, तभी वो सर्वांगसम होंगे। बी, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप क्या होगी? 70 डिग्री, क्योंकि जब तक कोण दोनों बराबर नहीं होंगे तो वो सर्वांगसम ही नहीं होंगे। सी, जब हम एंगल ए बराबर एंगल बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है? हमारा वास्तव में अर्थ होता है कि एंगल ए की माप एंगल बी के माप के बराबर होती है। मतलब उसको शॉर्ट में लिखते हैं एम एंगल ए बराबर एम एंगल बी। सॉल्व। वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। कह रहे हैं कि रियल लाइफ में दो सर्वांगसम वस्तु के नाम बताने हैं आपको। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको 5 रुपए के सिक्के, दो 5 रुपए के सिक्के क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज सेम है, मतलब सभी अंग बराबर हैं। दूसरा है साइकिल के पहिए। साइकिल के पहिए का भी शेप और साइज बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी सर्वांगसम हुए। तो दो एग्जाम्पल हो गए आपके। यदि सुमेलन एबीसी संगत एफईडी के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एफईडी के, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एफईडी के। ठीक है, तो इसके जितने सर्वांगसम भाग हैं वो सारे लिखने हैं आपको, जो जितने संगत भाग हैं वो सभी लिखने हैं आप। देखिए त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 कोण 3 भुजा, वही करना है हमें। तो पहले कोण को देख लेते हैं। तो देखिए एंगल ए के संगत कौन सा कोण होगा? एंगल ए यहाँ पहले स्थान पे है, यहाँ पहले स्थान पे एफ है, तो एंगल एफ के। एंगल बी दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे ई है, तो एंगल बी एंगल ई के संगत होगा। एंगल सी यहाँ पे तीसरे स्थान पे है, यहाँ तीसरे स्थान पे डी है, तो एंगल सी एंगल डी के संगत होगा। तीनों कौन हो गए? अब तीनों भुजा पे आते हैं। ए बी
ए बी भुजा किसके संगत होगा? यहाँ पे ए पहले पे, बी दूसरे पे, इधर यहाँ एफ पहले पे है, ई दूसरे पे है, तो ए बी संगत होगा एफ ई भुजा के। बी सी किसके संगत होगा? बी सी दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, इस तरफ ई दूसरे स्थान पे है, डी तीसरे स्थान पे, तो बी सी संगत होगा ई डी के। लास्ट है ए सी। ए सी भुजा किसके संगत होगा? ए पहले स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इस तरफ एफ पहले स्थान पे है, डी तीसरे स्थान पे है, एफ डी। तो यही है इन त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग समभाग, तीनों एंगल, तीनों भुजा। यदि त्रिभुज डी एफ सर्वांगसम है त्रिभुज बीसीए हो तो त्रिभुज बीसीए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो बीसीए के उन भागों को लिखना है जो इनके संगत हो। शुरू करते हैं। पहला है एंगल ए, एंगल ई। देखिए ई कहाँ पे है? दूसरे स्थान पे है। इस तरफ क्या दूसरे स्थान पे? सी। तो एंगल ई जो है वो एंगल सी के संगत होगा। दूसरा ई एफ भुजा है। ई दूसरे स्थान पे, एफ तीसरे स्थान पे, इधर सी दूसरे स्थान पे, ए तीसरे स्थान पे, इसका मतलब ई एफ के संगत होगा सी ए। एंगल एफ, एफ तीसरे स्थान पे है, इस तरफ तीसरे स्थान पे ए है, तो एंगल ए। चौथा भुजा डी एफ। आपको सिर्फ पोजीशन देखनी होती है। देखिए डी कहाँ है? पहले स्थान पे। एफ कहाँ है? तीसरे स्थान पे। तो बी यहाँ इस तरफ बी पहले स्थान पे है, ए तीसरे स्थान पे, तो डी एफ भुजा बी ई के संगत होगा। इस तरह से प्रश्नावली 7.1 के सॉल्व होकर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ आपको फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं आपको, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ। कह रहा है कि कौन से सर्वांगसम प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू डी एफ। ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है। ए बी डी के इक्वल है, ए बी। अब ये कहेंगे आपने यहाँ पे सिंगल मार्क लगाया, यहाँ पे डबल मार्क क्यों लगाया है? मैंने इसलिए लगाया है ताकि पता चले कौन सी भुजा किसके बराबर है। ए सी डी एफ के बराबर है और ए बी डी के बराबर है, इसलिए मार्क लगाया जाता है। और बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। तो कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध यहाँ पे यूज हुआ है? देखिए ये क्या है? भुजा है। दोनों ए सी और डी एफ क्या है? भुजा है, साइड। ए बी और डी क्या है? भुजा। बी सी और ई एफ क्या है? भुजा। तो यहाँ पे एस 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं। एस 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें जेड एक्स आर पी के इक्वल है। जेड एक्स ये वाली भुजा जो है वो आर पी के इक्वल है। आर क्यू जेड वाई के इक्वल है। आर क्यू जेड वाई के इक्वल है। एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये एंगल इक्वल है एंगल एक्स जेड वाई के, एक्स जेड वाई के। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड सर्वांगसम है। तो कौन से सर्वांगसम प्रतिबंध यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो आपको बताना है। देखिए ये क्या है? ये एक भुजा है, जेड एक्स इक्वल टू आर पी। आर क्यू इक्वल टू जेड वाई क्या है? ये भी एक भुजा है। ये क्या है? एंगल है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है साइड एंगल साइड के। दो भुजा और उसके बीच का एंगल यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम साइड एंगल साइड। दो भुजा, दो साइड और उसके बीच का एंगल। अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो और उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं
SAS सर्वांगसम प्रतिबंध से। सी पार्ट में दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है LMN, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज GFH, और एंगल MLN ये एंगल इक्वल है एंगल FGH के, FGH इस एंगल के। दूसरी तो ये एंगल हो गया। दूसरा है एंगल NML ये एंगल इक्वल है एंगल GFH के, GFH इस एंगल के, और ML इक्वल टू FG है, ML इक्वल्स टू FG। ये भी एंगल है, ये भी साइड है। तो देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल, दो एंगल आ रहा है और उसके अंतर्गत जो साइड है, उसके अंतर्गत जो भुजा है, मतलब कि इन दोनों ही एंगल में ये भुजा कॉमन है, इन दोनों ही एंगल में ये भुजा कॉमन है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से। आप ऐसे भी देख सकते हैं एंगल साइड एंगल। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो और उसके अंतर्गत भुजा वो भी बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ASA सर्वांगसम प्रतिबंध से। डी पार्ट में दो त्रिभुज दिया हुआ है आपको, एक त्रिभुज है त्रिभुज ABE, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज CDB, और इसमें भुजा EB DB के बराबर है। EB जो है, ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। AE BC के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और एंगल A और एंगल C 90 है, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 है। तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के। तो कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध यहाँ पे यूज हुआ है? दो साइड हैं, एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड नहीं। साइड एंगल साइड में कंडीशन क्या था कि एंगल जो होगा वो दोनों भुजाओं के बीच का होगा। तो भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, लेकिन एंगल तो बाहर का हो रहा है, तो ऐसे ऐसे नहीं होगा। देखिए अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के केस में अगर एक त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और कर्ण के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांगसम प्रतिबंध से। अगर त्रिभुज समकोण है तो उसकी एक भुजा, देखिए ये कर्ण है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण, ये भी 90 है, ये कर्ण है, कर्ण बराबर है, और ये भुजा बराबर है, मतलब ये संगत भुजा बराबर है और कर्ण भी बराबर है। तो ये सर्वांगसम होंगे राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांगसम प्रतिबंध से। आप त्रिभुज ART सर्वांगसम त्रिभुज PN दर्शाना चाहते हैं। कह रहे कि त्रिभुज ART और त्रिभुज PN को सर्वांगसम करना है। यदि आप SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। कह रहे कि अगर हम SSS सर्वांगसमता का प्रयोग करेंगे तो AR बराबर क्या होगा, RT बराबर क्या होगा, AT बराबर क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए AR, A पहले पोजीशन पे है, R दूसरे पोजीशन पे है, तो इस सब देखिए पहले और दूसरे पोजीशन पे क्या है, पहले पे P है, दूसरे पे E है, तो AR PE के बराबर होगा। RT, R दूसरे स्थान पे है, T तीसरे स्थान पे है, इधर दूसरे स्थान पे E है, तीसरे स्थान पे N है, तो RT EN के बराबर होगा। AT, A पहले स्थान पे, T तीसरे स्थान पे, इस तरफ पहले स्थान पे P है, तीसरे स्थान पे N है, तो AT PN के इक्वल होगा। सॉल्व। यदि यह दिया गया है कि एंगल T इक्वल टू एंगल N है, इन दो त्रिभुज में एंगल T जो है वो एंगल N के इक्वल है, और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी, कह रहे हैं कि एंगल T एंगल N के इक्वल दिया हुआ है, हमें SAS प्रतिबंध का इस्तेमाल करना है, और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो RT बराबर क्या होगा, PN बराबर क्या होगा। देखिए RT कहाँ पे है, R दूसरे स्थान पे है, T तीसरे स्थान पे है। देखिए इस तरफ तीसरे स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे E है, तीसरे स्थान पे N है, तो RT इक्वल टू EN होगा, मतलब RT का संगत भुजा EN हुआ। उसी तरह से PN, देखिए PN इस तरफ है, P यहाँ पहले स्थान पे है, N तीसरे स्थान पे है, तो क्या इस तरफ देखिए पहले तीसरे स्थान पे क्या है,
पहले स्थान पे ए है, तीसरे स्थान पे टी है, तो पी एन के संगत क्या होगा, ए टी भुजा होगा, पी एन इक्वल्स टू ए टी, ये निकालना था। यदि यह दिया गया है कि ए टी बराबर पी एन और आपको ए से प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, ये त्रिभुज है, इसमें ए टी पी एन के बराबर हमें दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता और होगी। देखिए, अगर ये भुजा इस संगत भुजा के बराबर है तो अगर मैं इस कोण और इस कोण को, अगर ये इसके संगत कोई कोण इसमें मिल जाए और इसके संगत कोई कोण इसमें मिल जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे ए से कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो देखिए, अब एंगल ए के संगत कौन सा कोण होगा इसमें, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, ए पहले पोजीशन पे है, तो देखिए इधर पहले पोजीशन पे क्या है, पी है, मतलब एंगल ए जो है एंगल पी के संगत है, तो पहला पार्ट होगा एंगल ए एंगल पी के संगत। दूसरा है टी, अब देखिए टी कहाँ है, टी तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे क्या है, एन है, तो टी के संगत कौन इस त्रिभुज में क्या है, एन है, तो सेकेंड पार्ट में एंगल टी बराबर एंगल एन। देखिए ए टी बराबर पी एन दिया हुआ था और हमें चाहिए था एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल टी बराबर एंगल एन। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे किससे, ए से प्रतिबंध से। आपको त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम त्रिभुज ए एम क्यू दर्शाना है। त्रिभुज ए एम पी और ए एम क्यू को सर्वांगसम दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए। यहाँ पे कारण दिए हुए, क्रम दिया हुआ है, इधर कारण बताना है आपको। पी एम बराबर क्यू एम, पी एम बराबर क्यू एम, मतलब बराबर दिया हुआ है हमें, तो लिखेंगे दिया है। एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए, ये एंगल इसके एंगल बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे साइन बना हुआ है, तो लिखेंगे दिया है। ए एम बराबर ए एम तो दोनों ही त्रिभुज में है, मतलब उभयनिष्ठ है, कॉमन है, लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ए एम क्यू के। देखिए, ये भुजा और ये भुजा और इसके बीच का कोण, ये भुजा और ये भुजा उसके बीच का कोण, तो दो भुजा ले रहे हैं और उसके बीच का कोण है, तो किस सर्वांगसम प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे, एस ए एस से, तो लिखेंगे एस ए एस सर्वांगसम प्रतिबंध, सर्वांगसम प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 40 डिग्री है और एंगल सी 110 डिग्री है। त्रिभुज पीक्यूआर में एंगल पी 30 डिग्री, एंगल क्यू 40 डिग्री और एंगल आर 110 डिग्री। एक विद्यार्थी कहता है कि ए सर्वांगसम प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के। क्या यह कथन सत्य है? नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। पहली बात तो ऐसा कोई सर्वांगसम प्रतिबंध है ही नहीं, ए। दूसरी बात, अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोण के बराबर हो भी जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इसके साइड जो हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं, वो समझ लीजिए आप। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, जैसे मैंने त्रिभुज बनाया ये ए बी सी, ए 30 डिग्री है, बी 40 डिग्री है और सी 110 डिग्री है, ठीक है। अब इसी को मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। कोण का माप बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ये बड़ा त्रिभुज संभव है, बनाया जा सकता है। इसमें मान लेता हूं कि ये पी क्यू आर है, ठीक है। पी 30 डिग्री, क्यू 40 डिग्री और आर 110 डिग्री। देखिए, इस त्रिभुज के तीन संगत कोण जो हैं इस त्रिभुज के तीन संगत कोण के बराबर हैं, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो शेप हैं वो समान नहीं है, इसका जो आकार है वो समान नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे नहीं। पहली बात, ए कोई सर्वांगसम प्रतिबंध नहीं है, और यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण
किसी दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोण के बराबर हों तब भी उनके आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसा इस केस में मैंने दिखाया, बड़ा मैंने दिखाया, छोटा भी कर सकते हैं आप इसको। आकृति में दो त्रिभुज ART तथा OWN सर्वांग सम है। त्रिभुज ART और त्रिभुज OWN सर्वांग सम है जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है और जो संगत भाग हैं उन पे साइन लगा दिया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT सर्वांग सम है। आपको बताना है त्रिभुज RAT किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। देखिए यहाँ पे संगत भाग पे निशान लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे AT पे एक सिंगल निशान लगा हुआ है, तो AT जो है ON या NO के सर्वांग सम है क्योंकि यहाँ पे सिंगल निशान है। AR पे 2 निशान है तो 2 निशान यहाँ OW पे है तो AR के संगत भाग OW है। उसी तरह से कोण पे भी निशान लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल निशान है तो R जो है W के R के संगत कोण W है। A पे डबल निशान है, यहाँ O पे डबल निशान है, मतलब इस कोण के संगत कोण O है। तो देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज RAT किसके सर्वांग सम होगा ये हमें बताना है। अब देखिए कोण R के सर्वांग R के संगत कौन सा कोण है। R पे क्या है, सिंगल निशान है। अब देखिए सिंगल निशान किस कोण पे है, W पे है, मतलब R के संगत W कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज W R का हो गया। अब देखिए A के संगत कौन सा कोण है इस त्रिभुज में, A पे कितना दो चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 चिन्ह यहाँ किस पे लगा हुआ है, O पे लगा हुआ है, तो A के संगत O भाग है, तो यहाँ पे लिखेंगे O। T देखिए T पे यहाँ पे 3 चिन्ह लगा हुआ है, इस तरफ 3 चिन्ह किस पे लगा हुआ है, N पे लगा हुआ है, तो T के संगत N है, तो यहाँ पे लिख देंगे N। तो त्रिभुज RAT जो होगा त्रिभुज WN के सर्वांग सम होगा। कथनों को पूरा कीजिए। ये 2 चित्र दिए हुए हैं आपको कि पहला कह रहा है कि त्रिभुज BCA किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा और दूसरा है त्रिभुज QRS किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा ये हमें बताना है। BCA देखिए BCA यहाँ पे एक त्रिभुज BCA है, दूसरा BTA या ABT किसके सर्वांग सम होगा ये बताना है। आप देखिए यहाँ पे जितने संगत भुजा और संगत कोण है उसमें चिन्ह लगा हुआ है। देखिए BC जो है वो BT की संगत है क्योंकि यहाँ पे डबल चिन्ह लगा हुआ है। एंगल C यहाँ पे डॉट है तो एंगल C के संगत एंगल T है। तो अब देखिए त्रिभुज BCA है। अब देखिए कोण B के संगत कौन सा कोण है, B यहाँ पे है, यहाँ पे 2 चिन्ह लगा हुआ है, 2 चिन्ह यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब B ही, तो लिखेंगे त्रिभुज B। अब देखिए C के संगत, C में क्या है, डॉट लगा हुआ है, इस त्रिभुज में डॉट किस में लगा हुआ है, T में लगा हुआ है, तो T, तो C के संगत T हो गया। A क्या है 90 डिग्री, तो A ये है तो ये भी 90 डिग्री है, तो A के संगत तो A ही हो रहा है, तो त्रिभुज BTA। तो BCA के सर्वांग सम होगा त्रिभुज BTA। आपको सिर्फ जो संगत भाग हैं उसको पहचानना है, वो पहचान लिया काम हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब बताना है त्रिभुज QRS किसके सर्वांग सम है, QRS। ठीक है। अब देखिए कोण Q के संगत कौन सा कोण है, यहाँ पे कोण Q पे एक चिन्ह लगा हुआ है, एक निशान लगा हुआ है, यहाँ पे T पे एक निशान लगा हुआ है, तो Q के संगत कोण T है। R, अब देखिए कोण R के संगत कौन सा है, R पे 2 चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे 2 चिन्ह P पे लगा हुआ है, तो R के संगत P है, तो P हो गया। S पे एक डॉट लगा हुआ है। अब देखिए इस तरफ डॉट किस पे लगा हुआ है, Q पे लगा हुआ है, तो S के संगत Q है, तो त्रिभुज QRS जो है त्रिभुज TPQ के सर्वांग सम है। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ संगत पार्ट को, संगत भाग को पहचानना है। और जैसे कि यहाँ पे डबल था तो डबल वाले को ले लिया, डॉट था तो डॉट वाले को ले लिया। आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो जाए। यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिए हुए हैं, आपको कह रहे हैं कि जो संगत भाग बराबर हैं वो तो हैं ही, तो आपको एक अतिरिक्त जोड़ा बताना है कि कौन सा भाग चाहिए जिससे कि त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया है वो भी बताना है, मतलब कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्या क्या बराबर है। एंगल C एंगल R के बराबर है, यहाँ पे भी 2 चिन्ह है, यहाँ पे भी 2 चिन्ह है, तो एंगल C और एंगल R बराबर हैं। संगत कोण एंगल C के संगत एंगल C के संगत एंगल R है तो बराबर है। दूसरा ये 90 डिग्री है
ये 90 है, मतलब ये भी बराबर है। तो लिखिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू 90। देखिए ये दोनों एंगल इधर इन दोनों एंगल के बराबर है। और क्या चाहिए आपको, अगर मैं BC ये जो नीचे वाला सब भुजा है, अगर BC QR के इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर BC QR के इक्वल हो जाएगा तो एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, BC इक्वल टू QR। वही पूछ रहा है कि एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे आप सर्वांगसम करेंगे। तो हमें क्या, BC इक्वल टू QR, अगर ये हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल, ये दो कोण और इसके अंतर्गत जो भुजा आ रही है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गए त्रिभुज PQR के। किस कॉन्ग्रुएंसी, किस सर्वांगसम प्रतिबंध से, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्लियर है। चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज FED के सर्वांगसम क्यों है। देखिए पहला तो एंगल A एंगल F के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी दो चिन्ह है, यहाँ पे भी दो चिन्ह है, संगत कोण है। दूसरा BC भुजा BC जो है भुजा ED के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी दो मार्क, यहाँ पे भी दो मार्क। तो इससे तो कोई सर्वांगसम का प्रतिबंध निकल नहीं रहा। तो देखिए अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो तीसरा कोण आपस में भी तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं एंगल A और एंगल B, यहाँ पे एंगल F और एंगल E के इक्वल है। तो एंगल C ये एंगल जो होगा ये एंगल D के इक्वल है। यहाँ पे मैं एक डॉट लगा देता हूँ, एंगल C एंगल D के इक्वल होगा। क्यों होगा वो समझ लीजिए। अगर ये 90 है, मैं मान लेता हूँ कि ये 30 डिग्री है, ये 30 तो ये भी 30। तो देखिए ये 90 है, ये 30 है, तो 90 30 120 होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री होगा ये। उसी तरह से ये 90 है, ये 30 है, तो 120 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये होगा 180 माइनस 120, ये भी 60 डिग्री होगा। तो देखिए अब हमारा काम हो गया। एंगल B के संगत को, यहाँ पे एंगल E है, लिखिए एंगल B बराबर एंगल E, और एंगल C के संगत एंगल D है। अभी मैंने बताया कैसे संगत होगा, ठीक है। और BC के संगत है ED। तो देखिए ये कोण और ये कोण और साथ में ये भुजा, तो दो कोण हैं और उसके एक अंतर्गत भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हैं, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, किससे, एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से। ये लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।